रात गहरी हो चुकी थी। एक झोंपड़ी के बाहर राख से पटी जमीन पर दो साए आग के सामने बैठे थे। भीतर अंधेरे में एक औरत दर्द से कराह रही थी और बाहर बैठे उन दो मर्दों के चेहरे पर दर्द नहीं था, भूख थी। एक बाप था, एक बेटा था और भीतर बेटे की बीवी मौत और जिंदगी के बीच अकेली लड़ रही थी। ये कहानी है गरीबी की, लेकिन ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे भूख इंसान की रूह तक को खोखला कर देती है, कैसे एक समाज इंसान को इतना बेबस बना देता है कि वो अपनों की मौत पर भी सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोच पाता है। दोस्तों, नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर, सबसे दर्दनाक और सबसे गहरी कहानियों में से एक, कफन। अगर आपने पहले नहीं सुनी तो आज आपकी जिंदगी में एक ऐसी कहानी आने वाली है जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। और अगर आप पहले भी सुन चुके हैं तो आज इसे फिर से महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां बार बार सुनने लायक होती है, बार बार रोने लायक होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और चलिए चलते हैं इस कहानी में, गांव के उस झोंपड़े में जहां आज रात कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे घीसू और उसका बेटा माधव। बाप बेटे की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी, मगर अच्छे कामों के लिए नहीं। घीसू बूढ़ा हो चला था, मगर उसका आलस्य जवान था। 60 बरस की उम्र में भी वो दिन भर पेड़ की छाव में बैठा रहता और माधव जवान होते हुए भी बाप से एक कदम आगे था। काम से जितना बच सकता बचता। गांव वाले कहते थे, इन दोनों को मजदूरी करने को कहो तो जैसे जान निकल जाए, मगर खाने को कहो तो दोगुना खा जाए। इनकी झोंपड़ी में कोई बर्तन नहीं था जिसमें कुछ पका हो, कोई अनाज नहीं था जिसे बचाकर रखा गया हो। जो कुछ मजदूरी में मिलता उसी दिन उड़ जाता। कल की कोई फिक्र नहीं, आने वाले कल का कोई डर नहीं। और आज इसी झोंपड़ी के भीतर माधव की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। बाहर जाड़े की रात थी। घीसू ने आग जलाई थी, मगर सर्दी दूर करने के लिए नहीं, आलू भूनने के लिए। पास के किसी खेत से चुराए गए आलू राख में दबे हुए धीरे धीरे पक रहे थे। भीतर से बुधिया की चीख आई, एक लंबी दर्द भरी चीख जो रात की खामोशी को चीरती हुई निकली। माधव का चेहरा एक पल के लिए कांपा, मगर अगले ही पल वो फिर आग की तरफ झुक गया। बड़ी मुश्किल में फंस गई है, माधव ने कहा। आवाज में चिंता से ज्यादा झुंझलाहट थी। घीसू ने आलू को राख से बाहर निकाला, फूंक मारी और बोला, दोपहर से तो पड़ी है, दाई को बुलाने कोई गया कि नहीं? किसके पास पैसे हैं दाई बुलाने के? माधव ने जवाब दिया। और वो कंजूस बुढ़िया बिना पैसे के तो अपने घर से बाहर पैर भी नहीं रखती। दोनों बाप बेटे आग के सामने बैठे रहे। भीतर बुधिया की चीखें आती रहीं और बाहर दो मर्द आलू खाते रहे, जैसे भीतर कुछ हो ही नहीं रहा हो। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आपको इंसान के भीतर छुपी हुई सबसे डरावनी सच्चाई से रूबरू कराएगी। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे बाप बेटे हैं, इतने बेदर्द, इतने बेपरवाह? मगर प्रेमचंद यहां हमें सिर्फ दो बुरे इंसान नहीं दिखाना चाहते। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि गरीबी इंसान को क्या बना देती है। घीसू और माधव जन्म से ऐसे नहीं थे। बरसों की भूख, बरसों की बेइज्जती, बरसों तक मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाने ने इन्हें इस हाल तक पहुंचाया था। जब आदमी को मालूम हो कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसका बेटा भूखा ही सोएगा, तो एक दिन वो मेहनत करना ही छोड़ देता है। घीसू अक्सर कहता, मेहनत करने वाले जमींदार के खेत जोतते हैं, अनाज उगाते हैं और फिर भी भूखे मरते हैं। हम मेहनत नहीं करते, फिर भी उतने ही भूखे हैं, तो फर्क क्या पड़ा? ये बात सुनने में बेतुकी लगती है, मगर इसमें एक गहरा दर्द छुपा है। ये उस आदमी की आवाज है जिसने उम्मीद करना छोड़ दिया है, जिसने मेहनत
और उसके फल के बीच का रिश्ता ही टूटता देखा है। रात और गहरी हुई। बुधिया की चीखें अब कराहों में बदल चुकी थी। माधव कुछ देर के लिए झोंपड़ी के दरवाजे तक गया, अंदर झांका और फिर वापस आकर बैठ गया, सिर पकड़कर। बड़ा तड़प रही है, उसने धीरे से कहा। घीसू ने अपने जवान दिनों की एक याद सुनाई, माधव की मां के जन्म के वक्त की। तेरी मां भी ऐसे ही तड़पी थी, मगर तब मेरे पास थोड़े पैसे थे, दाई को बुला लिया था। आज आज हमारे पास कुछ नहीं। माधव ने पूछा, तो अब क्या करें? घीसू खामोश रहा। सच तो यह था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ आलू थे, राख थी और एक ठंडी बेबस रात थी। यहां पर प्रेमचंद हमसे एक सवाल पूछते हैं जो पूरी कहानी में गूंजता रहेगा। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तो वो क्या करता है? वो या तो टूट जाता है या फिर अपनी बेबसी को हंसी में, बहाने में, दर्शन में बदल लेता है। घीसू और माधव ने दूसरा रास्ता चुना था। आधी रात के बाद कोई आवाज नहीं आई। माधव ने कान लगाकर सुना। कुछ नहीं, न कराह, न चीख, न सांस की आवाज। वो उठा, डगमगाते कदमों से झोंपड़ी के भीतर गया। कुछ पल बाद बाहर निकला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बापू, उसकी आवाज कांप रही थी। बुधिया, अब नहीं रही। घीसू कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, अब रोने से क्या होगा? जो होना था हो गया। अब तो उसके कफन का इंतजाम करना है। ये वाक्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक बहू मर गई, एक जवान औरत की जान चली गई, और उसके ससुर के मुंह से पहला वाक्य ये निकलता है कि कफन का इंतजाम करना है। मगर सोचिए, इन दोनों के पास घर में कुछ भी नहीं है, न पैसा, न अनाज, न कोई और सहारा। मौत के सामने भी इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि लाश को ढकने के लिए कपड़ा कहां से आएगा। गांव में जब यह खबर फैली कि घीसू के घर बहू मर गई, तो गांव वाले उमड़ पड़े। गरीब का घर हो या अमीर का, मौत सबको एक जगह खड़ा कर देती है। लोग सहानुभूति जताने आए और साथ ही कुछ पैसे भी लेकर आए कफन खरीदने के लिए। जमींदार ने भी सुना तो उसने भी कुछ रुपए भेजे। धीरे धीरे गांव के अलग अलग घरों से पैसे इकट्ठे होते गए। कुल मिलाकर एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई, इतनी कि एक अच्छा कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़े, और यहीं से कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे विवादास्पद मोड़ की तरफ बढ़ती है। बाजार की तरफ चलते हुए घीसू और माधव के हाथ में पैसे थे। शायद बरसों बाद पहली बार इतने पैसे उनकी जेब में थे, और उनके साथ चल रही थी भूख। वो भूख जो बरसों से उनके पेट में घर किए बैठी थी। रास्ते में एक शराब की भट्टी के पास से गुजरे। अंदर से भुनी हुई पूरियों और मसालेदार खाने की खुशबू आ रही थी। घीसू के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। माधव, उसने कहा, इतने दिनों से हमने पेट भर खाना नहीं खाया। माधव ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी नजरें भी उसी दुकान की तरफ थी। घीसू ने आगे कहा, सोच, अगर हम अभी बाजार जाकर कफन खरीद भी लें, तो क्या बुधिया को पता चलेगा कि उसे कफन मिला कि नहीं? मुर्दे को कफन की क्या जरूरत? जो जिंदा है उन्हें भूख लगी है। ये तर्क सुनने में बेहद स्वार्थी लगता है, और है भी। मगर प्रेमचंद यहां हमें एक भयानक सच दिखाते हैं। जब इंसान को बरसों तक भूखा रखा जाए, जब उसे कभी उसकी मेहनत का हक न मिले, तो एक दिन वो अपने ही भीतर के इंसान से समझौता कर लेता है। वो अपनी बेईमानी को भी दर्शन में लपेट लेता है, ताकि वो खुद को माफ कर सके। माधव, जो अभी अभी अपनी बीवी को खोकर आया था, उसके भीतर भी वही भूख बोल उठी। दोनों बाप बेटे शराब की उस भट्टी में घुस गए। पहले पूरियां मंगाई, फिर चटनी, फिर मिठाई। बरसों की भूख जैसे एक ही रात में मिटानी हो। खाते खाते घीसू की आंखों में आंसू आ गए। माधव ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ बापू? घीसू ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहू की याद आ गई। कैसी भली औरत थी। मरते वक्त भी
हमें कितना पूरा खाना खिला गई। ये पंक्ति कहानी की सबसे दर्दनाक पंक्तियों में से एक है। घीसू जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, मगर वो अपने अपराध बोध को भी एक अजीब तरह की श्रद्धांजलि में बदल देता है। ये सिर्फ बेशर्मी नहीं है, ये उस इंसान की चीख है जो जानता है कि वो टूट चुका है और अब टूटने से डरता भी नहीं। खाना खाने के बाद दोनों ने शराब मंगाई। घूंट घूंट पीते हुए नशा उनके दिमाग पर चढ़ने लगा। माधव ने कहा, बापू, अगर बुधिया की जगह मैं मरा होता तो तुम भी ऐसे ही खाते पीते? घीसू ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं? मुर्दा तो मुर्दा है, चाहे बेटा हो या बहू। जिंदा आदमी को अपनी भूख का ख्याल रखना पड़ता है। फिर घीसू कुछ गंभीर हो गया। उसने कहा, देख माधव, सारी उम्र मैंने मेहनत की, गरीबी नहीं मिटी। तूने मेहनत नहीं की, फिर भी उतनी ही गरीबी है। तो मेहनत का फायदा क्या? ये दुनिया हम गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। जिसके पास है उसी के पास और आता है, जिसके पास नहीं वो मरते दम तक कुछ नहीं जोड़ पाता। ये शब्द सुनकर आप घीसू से नफरत नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि इसमें एक भयानक सच्चाई छुपी है। ये सिर्फ एक आलसी बूढ़े की बात नहीं है, ये उस पूरे तबके की आवाज है जिसे सदियों से मेहनत करने के बावजूद कभी उसका हक नहीं मिला। नशा बढ़ता गया। दोनों गाने लगे, नाचने लगे। भट्टी में बैठे बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। एक आदमी जिसकी बहू अभी अभी मरी है, वो नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है। एक भिखारी वहां आया तो घीसू ने बचे हुए पैसों में से कुछ पूरियां उसे भी दे दी। उसने कहा, लेखा, हमारी बहू मर गई है, आज हमने उसके नाम पर दावत की है। जब हम मरेंगे तो हमें भी कोई पूरी खिलाने वाला होगा या नहीं, कौन जाने, मगर आज तो खा ले। ये पंक्ति में एक अजीब सी उदारता है, एक अजीब सी करुणा है। भले वो सारे पैसे उस औरत के कफन के थे जिसकी लाश अभी घर में अकेली पड़ी थी। रात गहराती गई। दोनों बाप बेटे शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। पैसे खत्म हो चुके थे, कफन का नामो निशान नहीं था। माधव आधी नींद में बोला, बापू, बुधिया को कफन तो चाहिए ना? घीसू ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कफन मिल जाएगा, हमसे बेहतर मिल जाएगा। हम गरीब हैं, ये दुनिया वालों को पता चल जाएगा, कोई न कोई कफन दे ही देगा। और अगर नहीं मिला तो क्या हुआ? आखिर मिट्टी में तो कफन सहित भी मिल जाना है, कफन रहित भी। मुर्दे को कफन की परवाह किसे है? इस वाक्य के पीछे एक गहरी विडंबना छुपी है। पूरे गांव ने मिलकर जो पैसे दिए थे बुधिया की आखिरी इस्त के लिए, वो पैसे अब दो आदमियों के पेट में उतर चुके थे, शराब और पूरियों की शक्ल में। और वो दोनों अपने ही किए हुए काम को दर्शन का जामा पहनाकर खुद को तसल्ली दे रहे थे। दोनों वही भट्टी के पास गिर पड़े, बेसुध होकर सो गए। और उधर गांव के बाहर उस टूटी फूटी झोंपड़ी में बुधिया की लाश अकेली पड़ी रही, बिना कफन, बिना दिए की रोशनी के, बिना किसी अपने के, पूरी रात। एक जवान औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी भूख और मेहनत में गुजार दी, जिसने आखिरी सांस तक अपने पति और ससुर के लिए मेहनत की, मरने के बाद भी अकेली रह गई। न कोई दिया, न कोई आंसू, न कोई कफन, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। ये वो पल है जहां प्रेमचंद हमें आईना दिखाते हैं। ये सिर्फ घीसू और माधव की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जिसने पीढ़ियों तक इंसानों को इतना मजबूर, इतना बेबस बना दिया कि वो अपनी इंसानियत तक बेच बैठे। ये उस व्यवस्था की कहानी है जो मेहनतकश को उसकी मेहनत का फल कभी नहीं देती, और फिर उसी मेहनतकश को आलसी, बेशर्म, बुरा इंसान कहकर दोष मढ़ देती है। क्या घीसू और माधव सच में बुरे इंसान थे, या वो उस अन्याय का नतीजा थे जो पीढ़ियों से उनके साथ हुआ? दोस्तों, कफन कहानी यही खत्म होती है, किसी सजा के साथ नहीं, किसी सुधार के साथ नहीं, बस एक ठंडी अधूरी रात के साथ जिसमें एक लाश अकेली पड़ी है और दो आदमी नशे में बेसुध सो रहे हैं।
प्रेमचंद यहां कोई नैतिक उपदेश नहीं देते। वो हमें कोई आसान जवाब नहीं देते कि घीसू और माधव सही थे या गलत। वो बस हमारे सामने सच रख देते हैं और हमें खुद फैसला करने के लिए छोड़ देते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम घीसू और माधव को देखकर गुस्सा करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए, किसने इन्हें ऐसा बनाया? किस समाज ने, किस व्यवस्था ने इंसानों को इतना बेबस कर दिया कि वो अपनों की मौत में भी सिर्फ अपनी भूख देख पाएं? बुधिया की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, वो उन करोड़ों औरतों की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए मेहनत की और आखिर में बिना किसी सम्मान के इस दुनिया से चली गई। जिनकी मेहनत को कभी नाम नहीं मिला, जिनकी कुर्बानी को कभी याद नहीं रखा गया। और घीसू माधव की कहानी उन तमाम लोगों की कहानी है जिन्हें जिंदगी ने इतना तोड़ दिया कि उन्होंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया, जो मेहनत और उसके फल के बीच का रिश्ता खो चुके हैं, जिनके लिए दर्शन और बेईमानी के बीच की लकीर धुंधली पड़ चुकी है। आज इतने बरसों बाद भी क्या हमारे समाज में घीसू और माधव मौजूद नहीं है? क्या आज भी करोड़ों लोग ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जहां उन्हें रोज अपनी इंसानियत और अपनी भूख के बीच चुनना पड़ता है? कफन हमसे ये नहीं कहती कि गरीबों को माफ कर दो, न ये कहती है कि उन्हें दोष दो। ये हमसे कहती है, रुको, देखो और सोचो। सोचो कि हमारा समाज इंसानों के साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन। एक कहानी जो 100 साल पहले लिखी गई, मगर आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही चुभने वाली लगती है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हुई है, अगर आपके भीतर कुछ हिला है, तो समझ लीजिए प्रेमचंद अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, उन्होंने हमारे समाज का एक ऐसा आईना बनाया जिसमें झांकना आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस दिन था जब यह कहानी पहली बार लिखी गई थी। कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा किस पल ने छुआ? क्या आपको लगता है घीसू और माधव सिर्फ बुरे इंसान थे या हालात के मारे हुए लोग? अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जितनी दूर तक पहुंचे उतना अच्छा है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सफर पर, एक और एहसास के साथ। नमस्कार।